हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। Friends, in this video, I'm going to talk about a fascinating world of British poetry, specifically focusing on a crucial period in literary history. So friends, in this exploration of British poetic tradition, we are going to cover 4 key areas from the university curriculum of British poetry. तो ये कई सारे यूनिवर्सिटी के सिलेबस में हैं, वो पार्ट मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी. फर्स्ट वी विल स्टडी द रिनाइसेंस. ठीक है, तो पहले हम लोग रिनाइसेंस देखेंगे कि कैसे कल्चरल मूवमेंट यूरोप से ब्रिटिश लिटरेचर में ट्रांसफ़र हुआ, ब्रिटिश लिटरेचर और सोसाइटी में ट्रांसफ़र हुआ. देन विल टॉक अबाउट स्पेंसर्स लाइफ एंड वर्क्स एंड ऑल्सो विल फोकस ऑन हिज इम्पॉर्टेंट पोम्स. देखो, अगर आपके पास स्टडी मटेरियल है यूनिवर्सिटी का और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो उसके लैंग्वेज को लेके, उसके स्ट्रक्चर को लेके कि इसमें क्या ही लिखा है, तो अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो डेफिनेटली स्पेंसर से रिलेटेड जो भी कुछ आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे. और अगर नहीं हुए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या डाउट है, मैं कोशिश करूँगी उस डाउट को सॉल्व करने की. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना. जितना ज़्यादा मुझे इस वीडियो पर फीडबैक मिलेगा लाइक के फॉर्म में या फिर कमेंट के फॉर्म में, मैं उतना ही ज़्यादा ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊंगी. मुझे ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, मेरे व्यूवर्स को ऐसे टाइप्स के वीडियो और चाहिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फ्रेंड्स, इन स्पेंसर्स टाइम देयर वर 2 बिग आइडियाज़ हैपनिंग. ठीक है, स्पेंसर के टाइम पे 2 बड़े आइडियाज़ चल रहे थे. पहला था द रिनाइसेंस और दूसरा द रीफॉर्मेशन. तो रिनाइसेंस क्या है? रिनाइसेंस का मतलब होता है रीबर्थ. लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में यहाँ पर जो पुराने आइडियाज़ थे उसे नए आइडियाज़ के साथ मिक्स कर रहे थे लोग. और जो रिनाइसेंस के पहले के राइटर्स थे वो ज़्यादातर हेवन, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी ये सब पर ज़्यादा फोकस करते थे. तो अब जो रिनाइसेंस के राइटर्स थे वो ह्यूमन पे फोकस करने लग गए, ह्यूमन को एज अ सब्जेक्ट लेने लग गए. सो रिनाइसेंस was about beautiful art celebrating the human body and reading old Greek stories. Then the second idea was the Reformation. This was about being good, pure and focusing on God. It was more serious. तो जो स्पेंसर के टाइम के लोग थे वो ज़्यादातर किसी एक आइडिया के साथ थे, या तो रिनाइसेंस या तो रिफॉर्मेशन. लेकिन स्पेंसर ने दोनों ही आइडिया को अपने वर्क में मिक्स कर दिया. So how did he mix these ideas? Renaissance and Reformation. He started with something everyone understands. ऐसा कुछ उन्होंने चूज किया जो सभी लोग को समझ में आता है, और वो था लव पोम. सो बिफोर स्पेंसर लव पोम्स फॉलोड दीज रूल्स. तो रूल्स क्या थे? स्पेंसर के पहले जो लव पोम्स लिखे जाते थे वो ऐसा था: द वुमेन वॉज लाइक अ परफेक्ट गॉडेस. गॉडेस की जैसे वुमेन को ट्रीट किया जाता था. द मैन वॉज ऑलवेज सैड एंड सफरिंग. मैन को ऐसा प्रेजेंट किया जाता था जो हमेशा दुखी रहते थे और सफ़र करते थे. और लव वॉज यूजुअली इम्पॉसिबल. ओके, बट स्पेंसर चेंज्ड एवरीथिंग इन हिज बुक टाइटल्ड एज एमोरेटी. तो एमोरेटी क्या था? ये एक पोम का कलेक्शन था, लव पोम का कलेक्शन था. ये आप समझ सकते कि एक तरीके का लव डायरी है विच इज़ रिटन इन पोइट्री फॉर्म. ओके, एंड इट वॉज रिटन बाय ऑफ कोर्स स्पेंसर. सो जो पहले का स्टाइल था, अब स्पेंसर ने सब कुछ चेंज कर दिया था. और वो किस में चेंज किए थे? अपने इस बुक एमोरेटी में. ओके, तो इस बुक से एक सोनेट की बात करते हैं. सोनेट मतलब कोई भी पोम जो 14 लाइन्स का हो. तो सोनेट 34, उसका टाइटल था द लॉस्ट शिप. So in this poem, Spencer compares himself to a ship lost at sea during a big storm. His beloved is like a bright star that guides ships, but dark clouds hide the star. So what is the special part here? Instead of blaming the star, he patiently waits for the clouds to pass. समझ में आई बात? इस पोम में स्पेंसर जो है अपने आप को एक शिप से कंपेयर करता है, लॉस्ट शिप से जो एक तूफान में घूम जाता है. और अपनी जो बिलव्ड थी उसको किससे कंपेयर करता है? एक स्टार से, जो उस शिप को गाइड कर रही थी, डायरेक्शन दिखा रही थी. लेकिन क्लाउड के वजह से वो स्टार जो है छुप जाती है. तो यहाँ पर पोएट इम्पेशेंट ना होकर, मतलब स्टार को ब्लेम नहीं कर कर, वो पेशेंटली वेट करता है कि क्लाउड जो है वहाँ से पास हो जाए, स्टार को क्लियर दिखाई दे और वो उसे फिर से गाइड कर सके. सो दिस shows a new kind of love, hopeful and trusting. इसमें क्या दिखाई दे रहा है? होप दिखाई दे रहा है, एक दूसरे के लिए ट्रस्ट दिखाई दे रहा है. Then poem number 2, sonnet 67.
titled as The Gentle Hunt. Usually in poems, the man chases the woman like a hunter. है ना, नॉर्मली क्या होता है कि जो आदमी होता है वो औरत के पीछे भागता है, एंड वुमेन ऑलवेज रन अवे लाइक अ स्कैर्ड डियर. बट इन स्पेंसर्स वर्जन द डियर स्टॉप्स रनिंग एंड विलिंगली कम्स टू द हंटर. समझ में बात आई कि यूजुअली पोम में पहले क्या बताया जाता था कि मेन जो है वो बहुत पावरफुल होते हैं, और जो भी वुमेन को वो पसंद करते थे, जो भी औरत या लड़की को जो भी पसंद करते थे, उनको वो खुद चूज़ करते थे, और यहाँ पर जो औरत होती है वो डरी हुई रहती है. लेकिन स्पेंसर ने ये कॉन्सेप्ट को ही चेंज कर दिया. अब डियर जो है, मतलब जो हिरनी है, जो वुमेन है, वो अब भाग नहीं रही है. इनफैक्ट वो मेन के पास खुद जा रही है, वो खुद अपने लव को चूज़ कर रही है. एक ये नया कॉन्सेप्ट आया. Now the woman chooses to love him back, and this was revolutionary. Love became a mutual choice, not a chase. Then poem 3, sonnet 77, seeing the soul in the body. अब इस पोम में क्या है कि यहाँ पे पोएट जो है वो अपने बिलव्ड का फिजिकल ब्यूटी को डिस्क्राइब करता है डिटेल में. बट द मैजिक हियर इज ही कनेक्ट्स हर बॉडी टू हर सोल. उसके बॉडी को उसके सोल से कनेक्ट करता है. हर ब्यूटी रिमाइंड्स हिम ऑफ स्पिरिचुअल गुडनेस. सो व्हाट इज द स्पेशल पार्ट अबाउट दिस पोम? ही शोज दैट फिजिकल लव एंड स्पिरिचुअल लव, ठीक है, फिजिकल लव और स्पिरिचुअल लव कैन वर्क टुगेदर. रिनाइसेंस और रिफॉर्मेशन कैन वर्क टुगेदर, एंड दिस वॉज हिज बिग इनोवेशन. लव कैन बी बोथ अर्थली एंड हेवनली. और अब लव के बाद क्या होता है? वेडिंग, शादी होती है. सो आफ्टर दिस ब्यूटिफुल लव स्टोरी, स्पेंसर रोट अमेजिंग वेडिंग पोम्स लाइक एपिथैलेमियन एंड प्रोथैलेमियन. सो बोथ द पोम्स आर वेडिंग पोम्स, बट they show different sides of his life. First poem, the Epithalamion, is the happy wedding song, and it is written for his own wedding to Elizabeth Boyle. So the poem is like a clock and calendar. ये जो poem है Epithalamion, वो एक तरीके का clock के जैसा है, एक तरीके के कैलेंडर के जैसा है. क्यों? क्योंकि इसमें है 24 stanzas. So this 24 stanzas is compared to 24 hours of the day, and there are 365 long lines which are compared to 365 days of the year. तो इस पोम में स्पेंसर ने पूरे एक दिन को डिस्क्राइब किया है, सुबह से लेकर रात तक. ओके, इट फॉलोज द एंटायर वेडिंग डे फ्रॉम मॉर्निंग टू night, which are filled with joy, music and celebration. And this shows his love as part of nature's cycle. कैसे nature cycle? 24 hours दिखाया गया है स्टेंजा के रूप में. Then 365 days in the form of 365 long lines. और इसके अलावा भी स्पेंसर ने बहुत सारे नेचुरल एलिमेंट्स को यूज़ किया इस पोम में. That's why we can say that his love as a part of nature's cycle. Then next poem is Prothalamion. You can call it as the bittersweet song. This poem is written for two noble sisters wedding. ठीक है, दो noble sisters हैं, उनके wedding पर ये poem लिखा गया है. And it has a beautiful but sad feeling. अच्छी feeling है, beautiful feeling है, लेकिन थोड़ा सा उदासी भरा है. While describing the wedding, poet complains about many things like his failed career dreams, not getting a good job at court, feeling unappreciated. ये सारी चीज़ों पर पोएट ने कंप्लेन किया है. और जो फेमस लाइन था, स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली, इट साउंड्स पीसफुल बट इट हाइड्स सैडनेस. इट हाइड्स पोएट्स सैडनेस. इनफैक्ट इट शोज द रियलिटी ऑफ बीइंग अ पोएट. पोएट होने का एक रियलिटी, मतलब पोएट्स जो बहुत ही ज़्यादा जीनियस माने जाते हैं, वो लोग भी सफ़र करते हैं, वो लोग भी स्ट्रगल करते हैं. वो इस पोम के थ्रू उन्होंने बताया है. नाउ फ्रेंड्स, लेट्स कंक्लूड दिस. तो अभी तक हमने इस वीडियो में क्या देखा, मतलब हमें स्पेंसर ने क्या सिखाया? दैट ग्रेट आइडियाज़ कैन बी मिक्स टुगेदर. और वो दो ग्रेट आइडियाज़ क्या हैं? रिनाइसेंस और रिफॉर्मेशन. दोनों के आइडियाज़ को मिक्स करके भी वर्क लिखा जा सकता है. लव कैन बी बोथ फिजिकल एज वेल एज स्पिरिचुअल. इवन फेमस पोएट्स फेस पर्सनल स्ट्रगल्स. ये हमने कहाँ देखा? प्रोथैलेमियन में. Poetry can express both joy and sadness. So friends, he used all these ideas. मतलब कि love जो है physical भी हो सकता है, spiritual भी हो सकता है, फिर उसका personal struggle, then mixing of ideas of renaissance and reformation. ये सारे ideas को उन्होंने mix करके एक masterpiece लिखा. उसका title है The Fairy Queen. It's a giant poem that became England's national epic. It's a very long story about knights and adventures
written to be England great national epic like Homer's works for Greece. The fairy queen in this poem is a fictional character representing Queen Elizabeth I. तो जो फेरी क्वीन है वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो क्वीन एलिजाबेथ वन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये पोम एक्चुअली में एलिजाबेथ को इम्प्रेस करने के लिखा गया था ताकि उनका फेवर जीता जा सके। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूले। इस वीडियो से अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक मिलेगा लाइक के फॉर्म में या फिर कमेंट के फॉर्म में, तो मुझे ये समझ में आएगा जो मेरे व्यूअर्स हैं वो ब्रिटिश पोइट्री को सिलेक्ट किए हैं, मतलब कि MEG 1 को चूज़ किए हैं, तो मैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो जल्दी से जल्दी इसे लाइक कीजिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।